वैल्यूएशन चैप्टर नंबर 2, बेसिस ऑफ कैलकुलेशन। हम ड्यूटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्राइमरीली 3 तरीके हैं एक्साइज ड्यूटी कैलकुलेट करने के। नंबर 1, स्पेसिफिक। जब हम ड्यूटी स्पेसिफिक बोलते हैं तो उसका मतलब ड्यूटी ऑन द बेसिस ऑफ वेट या लेंथ कैलकुलेट की जाएगी। कोई एग्जाम्पल याद कीजिए इस बात का। सिगरेट्स पर हमने देखा था कि ड्यूटी लेंथ के बेसिस पर थी। अगर ड्यूटी लेंथ के बेसिस पर है तो हमें उसकी वैल्यू जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सिगरेट की मेजरमेंट करेंगे, उस पर ड्यूटी निकाल लेंगे। एक और एग्जाम्पल भी देखा था हम लोगों ने, सीमेंट, जहां पर वेट के बेस पर ड्यूटी थी। जितना सीमेंट का वेट होगा उसके बेस पर आप ड्यूटी पे कर देंगे। तो हम चेक कर रहे हैं एक्साइज ड्यूटी कितनी जमा करवानी है, वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। उसका पहला तरीका अपने सामने वो रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ वेट और लेंथ, उसका नाम है स्पेसिफिक ड्यूटी। दूसरा तरीका है एड वैलोरम। एड वैलोरम का मतलब ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू। वैल्यू जो है वो 3 अलग अलग तरीके से कैलकुलेट की जा सकती है। नंबर 1, गवर्नमेंट वैल्यू फिक्स कर देगी, टैरिफ वैल्यू बोलते हैं, अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 2। दूसरा, सरकार कुछ गुड्स को नोटिफाई कर सकती है जिन पर ड्यूटी उनके एमआरपी के बेसिस पर ही कैलकुलेट की जाएगी, सेक्शन 4 कैपिटल ए। अगर गुड्स सेक्शन 3(2) में कवर्ड अप नहीं है और ना ही 4 कैपिटल ए में कवर्ड अप हैं, तो आप उनकी वैल्यू उनके एक्चुअल सेल प्राइस के बेस पर निकालेंगे, जिसको ट्रांजैक्शन वैल्यू कहा जाता है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी ड्यूटी वेट या लेंथ के बेसिस पर है या वैल्यू के बेसिस पर है? सेटा में अगर परसेंट लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 12%, इसका मतलब इफ द वैल्यू ऑफ गुड्स इज 100 रुपीज देन ड्यूटी शेल बी 12 रुपीज। हाउ मच शेल बी द वैल्यू ऑफ द गुड्स, उसके 3 मेथड हमने डिस्कस किए। सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 टैरिफ वैल्यू, 4 कैपिटल ए एमआरपी एंड सेक्शन 4 ट्रांजैक्शन वैल्यू। देयर इज थर्ड मेथड ऑल्सो, दैट इज कंपाउंडेड लेवी स्कीम और ड्यूटी बेस्ड ऑन प्रोडक्शन कैपेसिटी। वहां पर ना तो हम गुड्स की वैल्यू देखते हैं, ना गुड्स का वेट लेंथ देखते हैं। वहां पर आप कितने गुड्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, उसके बेसिस पर हम ड्यूटी कैलकुलेट करते हैं। आइए एक एक मेथड को अलग अलग करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, स्पेसिफिक ड्यूटी। स्पेसिफिक मतलब ऑन द बेसिस ऑफ वेट लेंथ। क्या इसमें ड्यूटी कैलकुलेट करना मुश्किल है या आसान है? आसान। गुड्स की वैल्यू की जरूरत नहीं है। क्या ये मेथड जनरली फॉलो होता है या नहीं होता? नहीं होता। क्यों नहीं होता? व्हाई नॉट? क्योंकि गुड्स महंगे हों या सस्ते हों उस बात से फर्क नहीं पड़ता। हमें गुड्स का वेट या लेंथ देखकर काम चलाना होता है। वहां पर बहुत कम फॉलो किया जाता है। जो जनरली है वो है एड वैलोरम। एग्जाम्पल याद रखिएगा सिगरेट का। नेक्स्ट, ड्यूटी ऑन द बेस ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी या कंपाउंडेड लेवी स्कीम। कंपाउंडेड लेवी स्कीम, इट इज जस्ट लाइक कॉम्पोजिशन स्कीम। हमने वैट में पढ़ी कॉम्पोजिशन स्कीम, इनकम टैक्स में 44 AD कॉम्पोजिशन स्कीम। उसी तरीके से ये एक सिंप्लीफाइड स्कीम है। क्या ऑब्जेक्टिव होता है इसका? इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि असेसी बिना बात की झमेले में ना पड़े। वो वैल्यू निकालेगा, ड्यूटी निकालेगा, रिटर्न जमा कराएगा, इनवॉइस, छोड़ो सारी बातें। आप टोटल कितने गुड्स बना सकते हैं, उन गुड्स के बेसिस पर एक ड्यूटी का अमाउंट आपका फिक्स कर देंगे पूरे साल का। उतनी ड्यूटी आप हमारे पास डिपॉजिट कर दीजिए। पढ़िए ध्यान से बुक में साथ साथ। कंसंट्रेट, वर्क हार्ड। स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स के लिए बहुत बड़े बड़े प्रोसीजर हैं, तो उनको ऑप्शन दी गई, यानी कि ये स्कीम कंपलसरी है या ऑप्शनल है? बुक में कंसंट्रेट करो, ऑप्शनल है। कौन फिक्स करेगा अमाउंट? ये गवर्नमेंट फिक्स करेगी। बहुत सारी चीजें हैं, आपकी मशीन, आपकी लेबर, रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी। इसका फायदा क्या है? आपकी फॉर्मेलिटीज बच जाती हैं, सिंपल हो जाता काम आपका। फॉर एग्जाम्पल, स्टील एल्यूमिनियम के गुड्स एक मशीन पर 30,000 पर मंथ के हिसाब से फिक्स कर दिया गया।
एजुकेशन सेस अलग से ऐड करते हैं। इसी का दूसरा पार्ट, अगला पॉइंट, प्रोडक्शन कैपेसिटी के बेस पर ड्यूटी। क्या डिफरेंस है? आपने टेबल बनाई हुई है सामने, एक क्वेश्चन लिखा होगा आपने सामने, क्वेश्चन लिखा होगा, टेबल नहीं बनी हुई, क्वेश्चन बना हुआ है, कोई बात नहीं। कि क्या क्या कंपैरिजन है, चेक करो, कंपैरिजन लिखा हुआ वहां पर साथ साथ कि क्या क्या फर्क है इन दोनों के अंदर। सबसे पहला फर्क, ड्यूटी ऑन द बेस ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑप्शनल नहीं है, कंपल्सरी है। ड्यूटी ऑन द बेस ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी क्यों लगाई गई थी? वो सिंप्लीफाई करने के लिए नहीं, टैक्स एवेजन को करने के लिए लगाई गई थी। करेक्ट है पॉइंट यहां पर। थर्ड पॉइंट, अलग अलग गुड्स नोटिफाइड हैं, वहां पर अलग हैं, वहां कंपाउंड लेवी स्कीम के अंदर प्रोडक्शन कैपेसिटी में अलग अलग गुड्स हैं। दोनों ही के अंदर सेपरेट सेपरेट गुड्स कवर्ड अप हैं, अलग अलग चीजें वहां पर पढ़िए। ड्यूटी बेस्ड ऑन प्रोडक्शन कैपेसिटी, गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी उन गुड्स को, वो कंपल्सरी है फॉलो करना आपके लिए स्कीम। गुड्स कौन से नोटिफाई करते हैं? हैविंग रिगार्ड टू टैक्स एवेजन। ये जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, इसके लिए रूल्स बने हुए हैं कि कैसे निकालेंगे। सबसे ज्यादा टैक्स एवेजन के एरिया पान मसाला, गुटखा एटसेट्रा। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ड्यूटी ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू, एड वैलोरम वैल्यू, एड वैलोरम ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू। गुड्स की वैल्यू कितनी है, प्राइस कितना है। पहला टैरिफ वैल्यू, टैरिफ वैल्यू सेक्शन 3 सबसेक्शन 2। कौन फिक्स करेगा वैल्यू? ये गवर्नमेंट। की कितनी वैल्यू है पेन की जो आपने बनाया, बहुत कम फिक्स करते हैं। नॉर्मली ये वैल्यू मार्केट प्राइस को ध्यान में रख के फिक्स की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर ज्वेलरी है। नेक्स्ट, अगला तरीका वैल्यू निकालने का, सेक्शन 4 कैपिटल ए। क्या 4 कैपिटल ए में सारे गुड्स कवर्ड अप हैं? नहीं, गुड्स नोटिफाइड हैं, और नोटिफाइड के साथ साथ एक और चीज जरूरी है, उसका पैक्ड फॉर्म में सेल होना जरूरी है। लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट कहता है कि जो चीज पैक्ड फॉर्म में बिक रही है, सील बंद, डब्बा बंद बिक रही है, उस पर एमआरपी लिखिए। दोनों बातें अगर हैं तभी आप पर 4 कैपिटल लगेगा। 4 कैपिटल लग गया तो आपने एक्चुअली किस प्राइस पर बेचा उसे भूल जाइए। आपका प्राइस कितना डिक्लेयर्ड है, एमआरपी लेस अबेटमेंट्स। अबेटमेंट्स का मतलब रिडक्शन। अगर 30% अबेटमेंट है, आपने प्राइस 500 एमआरपी डिक्लेयर किया, तो 500 का 30% 150 लेस कर दीजिए। किस नाम का लेस किया हमने? क्योंकि ये तो अल्टीमेट कंज्यूमर का प्राइस है। जबकि एज अ जनरल प्रिंसिपल जो मैन्युफैक्चरर सेल करता है वो प्राइस देख कर चलते हैं। बाकी लोगों का मार्जिन भी इसके अंदर, उन सबके नाम का हमने एक फिक्स अमाउंट हटा दिया। उसी नोटिफिकेशन में लिखा मिलेगा कितनी अबेटमेंट है आपकी, बैलेंस जो अमाउंट बच गया उस अमाउंट पर सीधा सीधा रेट ऑफ ड्यूटी निकाल लीजिए यहां पर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अगर एक से ज्यादा एमआरपी डिक्लेयर होंगे तो क्या करेंगे आप? जो हायर होगा, अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग पैकेज पर अलग अलग प्राइस होंगे तो क्या करेंगे आप? सेपरेट देखकर चलेंगे। एक ही पैकेज पर एक से ज्यादा होगा तो हम हाईएस्ट देखकर चलते हैं। यहां पर हमें कैसे पता चलेगा कि 3.2 लगाना है या 4A लगाना है या 4 लगाना है? कैसे पता चलती है बातें? क्योंकि अलग गुड्स 3.2 में कवर्ड अप हैं, अलग गुड्स 4A में हैं। जो ना 3.2 में आए ना 4A में आए, वो कहां पर आएंगे? सेक्शन 4 में। ट्रांजैक्शन वैल्यू। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ट्रांजैक्शन वैल्यू। सिंपल मीनिंग इसका सेल प्राइस। जिस वैल्यू पर, जिस प्राइस पर मैन्युफैक्चरर ने सेल किया उतनी गुड्स की वैल्यू है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही गुड्स हैं, एक ही पेन है और उसकी वैल्यू अलग अलग आए? इज इट पॉसिबल? यस। एक बायर 10 में खरीद के गया, दूसरा बायर 12 में, तीसरा 15 में, इट इज क्वाइट पॉसिबल। नेक्स्ट, कंडीशंस। 3 शर्तें हैं, आप कब कब एक्सेप्ट करोगे? जवाब दीजिए, कब कब एक्सेप्ट किया जाएगा? लेकिन शर्त है, मैन्युफैक्चरर ने जिस प्राइस पर सेल किया हम यही मान लेंगे इस गुड्स की ही वैल्यू थी। 3 शर्तें हैं, कंडीशंस फॉर एक्सेप्टिंग ट्रांजैक्शन वैल्यू। नंबर 1, पहली कंडीशन, सोल कंसिडरेशन। लाला जी की गाय और तोता याद आ रहा है? तो उस सिचुएशन में जो प्राइस आपने डिक्लेयर किया था, दैट मस्ट बी द ओनली थिंग बट यू गॉट एज रिटर्न। उसके अलावा कोई भी बेनिफिट ना मिला हो। नंबर 2, बायर मस्ट नॉट बी अ रिलेटेड पर्सन। एंड नंबर 3, द प्राइस शुड बी एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ रिमूवल।
जिस टाइम पर बेच रहे हैं उस टाइम का प्राइस होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर इनमें से कुछ भी कंडीशन पूरी नहीं हुई तो अलग से वैल्यूएशन रूल्स हैं। अगले पेज पर आइए, ट्रांजैक्शन वैल्यू का मीनिंग चेक कीजिएगा। ट्रांजैक्शन वैल्यू 3 पार्ट में चेक कीजिए। सबसे पहला पार्ट, व्हेन द गुड्स आर सोल्ड इट मींस द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल। अगर आप सोचें तो सीएसटी में भी यही वर्ड थे, प्राइस पेबल था। कस्टम में देखेंगे वहां भी प्राइस पेबल था। बायर जितना टोटल अमाउंट पे कर रहा है, बाय रीजन ऑफ और इन कनेक्शन विद सेल्स, यानी कि जो गुड्स मैन्युफैक्चरर ने बेचे हैं उसकी वजह से बायर जो कुछ भी देगा हर वो चीज हम देखकर चलेंगे टोटल अमाउंट। उसमें हमने कहा इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू। क्या मतलब, ये कंप्लीट लिस्ट है, एग्जॉस्टिव लिस्ट है? फंस गए हो, निकम्मो, ध्यान नहीं है। एक और ट्यून एपिंग, इलस्ट्रेटिव है या एग्जॉस्टिव है? इलस्ट्रेटिव का मतलब होता है एग्जाम्पल्स हैं। 2 शब्द ध्यान रखिएगा, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू लिखा हुआ है, एनी अदर मैटर। किस लिए लिखा गया? ये बताने के लिए कि सेल प्राइस में कोई भी खर्चा होगा, जो भी चीजें होंगी हम हर एक को लेकर चलेंगे। ड्यूटी तो मैन्युफैक्चरिंग पर है लेकिन अमाउंट तो सेल प्राइस है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट इज वैलिड कि आप ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग पर चार्ज कर रहे हैं लेकिन अमाउंट सेल प्राइस रहेगा आपका, टोटल पे चार्ज कर सकते हैं। थर्ड पैराग्राफ, एक्सक्लूडिंग, उसमें से क्या हटा दिया जाएगा? वहां से एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स और एनी अदर टैक्स। इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? जब भी गुड्स का प्राइस आएगा तो पहले एक्साइज ड्यूटी निकालेंगे और उन दोनों के टोटल पे क्या निकालेंगे आप? वैट या सीएसटी। याद रख के चलना, वैट सीएसटी दोनों में काम आएगा, पॉइंट यहां पर हमें। नेक्स्ट चेक कीजिएगा, राउंड ऑफ करना है, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टू रुपी, 10 या 1 करना है। नेक्स्ट, हमें कम ड्यूटी कब कब मानना है, जरा आराम से फिर से समझिए केयरफुली। पहले ये जान लीजिए कम ड्यूटी एक्स ड्यूटी का इंपैक्ट क्या पड़ता है। अगर गुड्स का प्राइस विदाउट ड्यूटी है तो जब हम ड्यूटी निकालेंगे, मान लीजिए रेट 10% है और गुड्स का प्राइस एक्सक्लूडिंग ड्यूटी है, तो हम ड्यूटी निकालेंगे मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 निकालेंगे। इज दैट क्लियर? और अगर गुड्स के प्राइस में इंक्लूड है ड्यूटी और रेट 10% है तो मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 110। अगर ड्यूटी टैक्स इंक्लूड है तो उसमें। अब ये काम हम कब कब करेंगे? 3 सिचुएशन, बुक में बहुत ध्यान से केयरफुली, कल मेन टेस्ट है। इफ assessee has collected less duty from the buyer than what is due, गुड्स का प्राइस 1000, मैंने ड्यूटी 8% लगा दी उसके ऊपर, 1000 प्लस 80 रुपीज चार्ज कर लिए, 1080 टोटल अमाउंट बायर ने पे किया। कल को पता चला मैंने गलत चार्ज कर लिया, ड्यूटी 10% होनी चाहिए थी, तो ये जो टोटल अमाउंट पेबल था 1080, उसमें अज्यूम कर लिया जाएगा कि उसी में से 10% ड्यूटी पे कर दी है। तो 1080 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 110। क्लियर होगा पॉइंट यहां तक? पहला कि टोटल अमाउंट पेबल में से जितना आपको सरकार के पास जमा करवाना है उतना अमाउंट वहां से लेस कर दीजिए। सेकंड पॉइंट, इफ assessee हैज नॉट कलेक्टेड एनी ड्यूटी, मैंने गुड्स सेल कर दिए, अगला एग्जांपल 1000 रुपीज के, 1000 रुपए का सामान बेच दिया मैंने, उसमें मैंने बायर से कुछ भी चार्ज नहीं किया। कल को पता चला सरकार को तो ड्यूटी पे कर दी है मुझे, उसमें हम क्या मान के चलेंगे? 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 110। सरकार कहती है ठीक है आपने बायर से 1000 लिए, इसमें से आपको 10% पे करना है, तो हम अज्यूम कर लेंगे कि 1000 इज इंक्लूडिंग कम ड्यूटी। इसमें ड्यूटी इंक्लूड है, भले ही आपने चार्ज ना किया हो। जैसे कि मैंने आपसे सर्विस टैक्स चार्ज नहीं किया, मैंने कभी कुछ चार्ज किया सर्विस टैक्स? यहाँ पे कभी कुछ मांगा मैंने आपसे? आज तक यहाँ पे मैंने कुछ लिया आपसे? बताओ पॉइंट। और एक आप गिफ्ट भी दिलाते, उसके बाद बताओ, यहाँ कमाल की बात है। यहाँ पे अगला पॉइंट चेक करो, हाँ आ रहा है, मैं बताऊं आ रहा है आपके। आप सी पॉइंट चेक करो फटाफट। इफ assessee हैज पेड ड्यूटी ऑन लेसर वैल्यू, मैंने कस्टमर को कहा भाई एक काम करो,
800 रुपीज तो मुझे बिल के थ्रू दे दो और 200 रुपीज विदाउट बिल दे दो। 800 रुपए का बिल बनाकर दे दिया, 200 रुपए एडिशनल कंसिडरेशन ले लिए विदाउट बिल। ऑफिसर ने पकड़ लिया, कहा 200 रुपए पर ड्यूटी लाओ। तो 200 रुपए पे ड्यूटी कैसे निकालेंगे हम? क्या मानकर चलेंगे? एक्स ड्यूटी है या कम ड्यूटी है? कम ड्यूटी, उसी 200 में से ही पे करना है मुझे। कस्टमर तो मुझे और देने से रहा। ओके